के कुछ कारण समझिए। लिखें, रीजन्स ऑफ डायरकी, द्वैध शासन के कारण। तो आप समझ भी गए होंगे तो वैसे तो, रीजन्स ऑफ डायरकी या कॉजेज फॉर डायरकी। तो क्या कारण थे, क्या रीजन्स क्या थे? तो रीजन्स में सबसे पहला जो रीजन आता है, एक तो मैंने क्या बताया, इनको क्या मिल गया, उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल गई। इनका कोई उत्तरदायित्व बचा क्या? आप कहेंगे नहीं, इनको उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल गई। उत्तरदायित्व से मुक्ति मिलने का क्या मतलब है? फ्री फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटीज। फ्री फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इस बात का मतलब ये है कि अब मान के चलो बंगाल में कभी किसी को समस्या हुई, मान के चलो आम जनता को समस्या हुई, तो लोग किसके पास जाएंगे? अगर उनको कोई समस्या होगी, मान के चलो कानून संबंधी या सुरक्षा संबंधी या प्रशासन संबंधी कोई भी समस्या हुई, शासन संबंधी कोई भी समस्या हुई, किसके पास जाएंगे? मुझे बताएं फटाफट से। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तो जा नहीं सकते, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये काम तो किसको दिया गया है? बंगाल के आपका नवाब को। तो लोग शिकायत किससे करेंगे? बंगाल के नवाब से शिकायत करेंगे। और अगर कभी जनता के बीच में नाराजगी भी हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के होगी, किसी एक विवाद पर, तो आप कहेंगे नहीं भैया ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के क्यों होगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो कह दिया भैया जिम्मेदार कौन है, निजामत के लिए यहाँ पर ये जो व्यवस्थाएं हैं इसके लिए हम बंगाल के नवाब को पैसा दे रहे हैं, और कुछ भी गड़बड़ हुई तो इसका मतलब है बंगाल का जो नवाब है वो क्वेश्चनेबल है। आप समझ गए ना? तो ये किसके पास जाएंगे? सारे के सारे नवाब के पास जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे थे? इन्होंने दोनों चीजें अपने अधीन क्यों नहीं ले ली? क्योंकि अभी इनको क्या है, विद्रोह का डर है, नया नया शासन है, विद्रोह का डर यानी कि फियर ऑफ रेविलियंस है, कि कहीं इनके अंदर एक ऐसी सामूहिक भावना विकसित ना हो जाए कि ये सब लोग जो हैं वो आपका इकट्ठा होकर के हमारे खिलाफ कोई विद्रोह कर दें। और तीसरी प्रमुख चीज थी आपका लाभ का लालच। लाभ का लालच, ग्रीड टू प्रॉफिट। ग्रीड टू प्रॉफिट। अब ग्रीड टू प्रॉफिट का मतलब क्या है? कि इन लोगों ने ये देख लिया कि भाई बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ से पैसा हम कलेक्ट करेंगे, और निजाम को तो क्या है, एक फिक्स पैसा देना है। अब निजाम को मान के चलो कोई काम करना है और उसका फंड खत्म हो गया है, तो वो तो किसके लिए निर्भर रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति निर्भर रहेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो उसको इससे ज़्यादा पैसा देगी नहीं। जबकि अगर कभी भी आप देखेंगे तो फंड्स तो बढ़ने चाहिए ना भाई, अगर जनसंख्या बढ़ रही है या समय के साथ में वो फंड्स बढ़ने चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, नवाब का फंड जो है वो फिक्स कर रखा है। तो इससे क्या हो गया आपका, कि उन लोगों का लालच बढ़ता जा रहा था और वो टैक्स को कलेक्ट करते जा रहे थे, लगातार कलेक्ट करते जा रहे थे, लेकिन भारत की जनता पर खर्च नहीं कर रहे थे। तो भारत की जनता पर अगर यहाँ की भारत का ही पैसा खर्च नहीं होता था तो फिर वो पैसा जाता कहाँ था? सोचिए जरा, कहाँ जाता था वो पैसा? तो आप कहेंगे भैया इस तरह उन्होंने बंगाल को कमजोर करना और खोखला करना शुरू हुआ। तो द्वैध शासन के परिणाम क्या क्या हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है लिखना। द्वैध शासन के परिणाम, द्वैध शासन के कारण समझ गए भैया, थम्स अप करें। आप कहेंगे हाँ भैया उन्होंने क्यों किया? द्वैध शासन के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डायरकी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डायरकी। क्या परिणाम हुए? देखो, पहली चीज जो यहां बंगाल में पैदा हुई, वो पैदा हुई अराजकता और भ्रष्टाचार। अराजकता और भ्रष्टाचार को इन्होंने जन्म दिया। भ्रष्टाचार, चाओस एंड करप्शन, चाओस एंड करप्शन, चाओस एंड करप्शन। तो यहां पर जो भी ब्रिटिश अधिकारी थे, उन सब ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया, अब सबको पता होना चाहिए, अधिकारियों को, ब्रिटिश जो अधिकारी थे यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकारी थे, उन सबको बहुत अधिक वेतन नहीं मिलता था, बहुत कम वेतन उनको मिलता था। और बहुत कम वेतन मिलने की वजह से वो लोग क्या करते थे, अपने खुद के प्राइवेट बिजनेस भी यहाँ पर करते थे, खुद के निजी व्यापार भी करते थे। और उन सब की रुचि धीरे धीरे, जब वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कलेक्ट कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से, उन सब के अंदर भी क्या था, आपका जो पैसे को लूटने वाला भाव था वो उनके अंदर पैदा हो रहा था, जिसने एक व्यवस्था को जन्म दिया जिसका नाम हमने कहा अराजकता और भ्रष्टाचार। दूसरी चीज क्या बोलेंगे यहाँ पर? दूसरी चीज क्या हुई? यहाँ पर कृषि और उद्योगों का पतन हुआ। कृषि और उद्योगों का पतन हुआ, और ब्रिटेन में ये उद्योग खूब फले फूले। अभी हम उस बिंदु पर बात करेंगे। कृषि और उद्योगों का पतन यानी कि डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर, डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर, आप समझना ये बंगाल में क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, डिक्लाइन हो गया। क्यों, ये कैसे डिक्लाइन हो गया भैया? तो यहाँ पर क्या था आपका, देखो यहाँ पर ये किया गया कि जो रेशम के बुनकर थे या जो रेशम का काम करते थे, तो उन सब के ऊपर ये लोग प्रेशराइज करते थे कि भाई तुमको उत्पादन बढ़ाना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि भारत से जो कच्चा माल है वो कहाँ जाता था, तो कच्चा माल आपका वो सारा का सारा जाता था आपका कहाँ पर, ब्रिटेन में, ब्रिटेन में वो जाता था। और ब्रिटेन में जब वो माल जाएगा तो उनको ज़्यादा उत्पादन की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर उन्होंने टैक्स तो बढ़ा ही रखे थे पहले ही बहुत सारे, ठीक है, जैसे हमने कहा डायरेक्ट वसूली का काम अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया था जब उनको दीवानी मिल गई। तो यहाँ के लोगों को उन्होंने इतना प्रताड़ित किया उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कई बार तो रेशम के जो आपका काम करने वाले मजदूर होते थे उनके अंगूठे काट दिए जाते थे, ताकि लोगों के अंदर भय पैदा हो और वो अधिक प्रोडक्शन करें। और वो सारा प्रोडक्शन कहाँ जाएगा, ब्रिटेन जाएगा। तो लोगों के अंदर जब इतना भय पैदा हुआ, यहाँ पे ब्रिटिश सरकार की वसूली उन्होंने देखी, तो बहुत सारे किसान तो आपका क्या करने लगे, यहाँ से आपका अपने व्यापार को छोड़ करके, यानी कि अपना जो उनका मुख्य व्यवसाय था, कृषि हुआ करता था, वो खेती को छोड़ करके अलग अलग राज्यों में जाने लगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कृषि और उद्योगों का पतन शुरू हुआ। तीसरी चीज यहाँ पर क्या हुई थी, तीसरी चीज हुई थी यहाँ पर श्वेत विद्रोह। अंग्रेजों ने ही विद्रोह कर दिया था, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट म्यूटिनी। व्हाइट म्यूटिनी ये आपका 1776 का है। आप याद रखना, बंगाल में श्वेत, सॉरी 76 नहीं 66 होगा, 1766। तो अंग्रेजों ने मतलब विद्रोह क्यों कर दिया, देखो ऐसा था, क्लाइव के समय से पहले क्या था, क्लाइव के समय से पहले ये था कि आपका बहुत सारे जो सैनिक होते थे, तो हमेशा तो युद्ध नहीं होता था भाई, हर रोज थोड़ी ना युद्ध होता था। तो जिस समय शांति काल है, जैसे अभी हम अपने देश से सोचें, जैसे अभी हमको पाकिस्तान से आपका क्या है, वहाँ पर हमको आपका संघर्ष करना है, पाकिस्तान से हमको युद्ध करना है, तो ये तो हो गया युद्ध काल, वॉर टाइम हो गया। लेकिन एक होता पीस टाइम, यानी पिछले वर्ष जैसे मान के चलो हमारी सेना क्या युद्ध में इंडल्ज थी, आप कहेंगे नहीं, सेना हमेशा युद्ध में नहीं लगी रहती है। तो सेना जब युद्ध में नहीं लगी रहती है उसको बोलते हैं सेना का शांति काल। तो शांति काल के समय पर भी भत्ता दिया जाता था, जैसे कैप्टन को उस समय अंग्रेज अधिकारियों को 3 रुपये, 6 रुपये, 9 रुपये, 12 रुपये ऐसे कैटेगरी बनाई हुई थी, और उनको डेली एक आपका अलाउंस मिलता था, भत्ता मिलता था। लेकिन जब क्लाइव आया तो क्लाइव ने क्या बोला कि उस दोहरे भत्ते को खत्म कर दिया, यानी कि अब शांति काल में आपको जो एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते थे, सैलरी तो जो मिलती है, लेकिन जो अलाउंस मिलते हैं वो उसने बंद करा दिए। तो जब उसने वहां के अलाउंस बंद करा दिए तो क्लाइव के विरुद्ध ही विद्रोह हो गया, और खुद अंग्रेज सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसको हम श्वेत विद्रोह या व्हाइट म्यूटिनी के नाम से जानते हैं। एक बार थम्स अप करें कि भैया हमको ये क्लियर है। अतिरिक्त बातें ना करें कोई भी साथी, अतिरिक्त बातें ना करें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। आगे आएंगे, तो श्वेत विद्रोह हो गया, कोई दिक्कत इस बात में। और चौथी महत्वपूर्ण घटना जो है इसी समय पे भयंकर अकाल की, वैध शासन से अभी हम जोड़ रहे हैं। अभी हम ये नहीं कह रहे कि क्लाइव के समय पर हुआ, समय का निर्धारण आप कर लेंगे, इसलिए मैं वर्ष बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं ग्रेट फेमाइन। ग्रेट फेमाइन यानी कि एक भयंकर अकाल पड़ा, और ये भयंकर अकाल पड़ा था 1770 में। 1770 में कितने लोग जानते हैं अकाल के बारे में, 1770 का अकाल? देखो बंगाल जो था, मैंने कहा कि प्रोस्पेरस था, पहले तो वहां पर जो खाद्यान्न था उसका बहुत अच्छा उत्पादन होता था, बाकी भी रेशम वगैरह का अच्छा उत्पादन होता था। अंग्रेजों की जब लूट शुरू हुई तो वहां का उत्पादन जो हुआ प्रभावित हुआ। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि पहले तो आप जानते हो आज की तरह आधुनिक ट्यूबवेल वगैरह नहीं थे, और पहले की ज़्यादातर खेती किस पर डिपेंड करती थी, वो नेचर पर, यानी कि आपका नेचुरली आपका एग्रीकल्चर को किया जाता था, यानी कि आपका क्या बोलेंगे हम लोग, भाई प्रकृति पर निर्भर रहती थी पहले की, वर्षा होगी तो अच्छी फसलें होंगी, और अगर वर्षा अच्छी नहीं हुई तो फसलें अच्छी नहीं होंगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वर्षा पर निर्भर होने के कारण उस समय पर ऐसी स्थिति आई कि आपका वर्षा नहीं हुई। वर्षा नहीं हुई मतलब 1768 69 के बीच में जो है फसलों का उत्पादन कम हुआ, और 77 में 1770 में ऐसी सिचुएशन आ गई कि अकाल पड़ गया। इसके बहुत सारे पीछे पहलू हैं, जैसे अंग्रेज अधिकारियों को तो इस बारे में पता चल गया था कि भाई अकाल पड़ेगा, तो उन्होंने अपने जो जितने भी लोग थे, क्लाइव वगैरह, इन सबको लेटर लिखे, और उन्होंने लेटर लिख करके ये कहा कि अभी अकाल की स्थिति में हमको बहुत सारा जो आपका खाद्यान्न है, यानी खाने वाला जो अन्न है, उसको स्टोर करके रख लेना चाहिए।
तो कहते हैं बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि 1.2 मिलियन टन कहा जाता है, उन्होंने चावल को स्टोर कर लिया वहाँ पर। आपका गेहूं को उन्होंने बहुत सारे को स्टोर कर लिया, बाकी आसपास में जहाँ पर उनका प्रभाव था उस सबको उन्होंने स्टोर कर लिया। यानी जो इस देश की जनता का धन था, इस देश की जनता का जो खाद्यान्न था, उन्होंने क्या कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया। इस चीज़ के लिए ताकि हमारी सेनाएं भूखी ना मरे, बेशक से ये भारत के लोग भूखे मर जाएं, यहाँ के किसान बेशक से भूखे मर जाएं। और यही स्थिति हुई अकाल की स्थिति में। एक कारण और हो गया, जैसे ही इसके बाद में ये वर्ष गुजरे, जब मैंने बताया 1768-69 में बारिश कम हुई, तो 1770 के बाद में तो आपका बहुत तेज मानसून आ गया और बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई। अब मानसून और वर्षा एकदम से तो फसल को नहीं बढ़ा देंगे, बर्बाद भी कर देते हैं अगर गलत तरीके से आ जाए। तो बहुत अधिक जब वर्षा हुई तो उससे भी हानि हुई, और उसके साथ में एक बीमारी और आ गई बंगाल में, जिसका नाम था आपका चेचक। चेचक बीमारी समझते हैं? बोले जी फटाफट से। इसको आप चिकन पॉक्स के नाम से जानते होंगे, या आप छोटी माता आदि नामों से जानते होंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया था, चेचक की बीमारी फैल गई थी। चेचक की बीमारी, चेचक की बीमारी के चलते हुए और यहाँ का जो फेमाइन था उस अकाल के चलते हुए, यहाँ पर साथी आपका 1 करोड़ लोग इस देश के मारे गए। 1 करोड़ लोग मर गए। आप सोचिए, अंग्रेजों ने अपने मजे में अपनी चीजों को स्टोर करके, तो उनकी संवेदना बिल्कुल भी नहीं है। उस समय बंगाल की आबादी हुआ करती थी 3 करोड़, और उन 3 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ लोग अर्थात 1/3 लोग मारे गए, 10 मिलियन लोग मारे गए। और अंग्रेजी शासन को इसको लेकर के कोई संवेदना नहीं थी, कोई उनके अंदर ऐसी सहानुभूति का भाव पैदा नहीं हुआ कि वो इसके लिए कोई सहानुभूति का भाव दिखा पाए। अब मैंने कहा द्वैध शासन का जनक कौन था, कार्टियस। तो यहाँ पर कार्टियस ने भी एक रिपोर्ट लिखी, और आप सच मानिए जब मैं इसके बारे में पिछले दिनों में रिसर्च कर रहा था, जब मैं इन चीज़ों को जान रहा था, तो मुझे आज भी याद है, शायद इन दिनों को लगभग 7-8 महीने पहले की बात रही होगी। तो रात का लगभग समय था 2-2:30 बजे का, जब मैं इन चीज़ों को पढ़ रहा था, रिसर्च पेपर्स वगैरह देख रहा था मैं अपने, कि मैं बहुत जिज्ञासु हूँ चीज़ जानने के लिए। तो कसम से मैं अकेले में बैठा हुआ, और रात को मुझे आंसू आए इनके मतलब लूट को देखते हुए, कि ऐसा कैसे ही, मतलब इतना गैर मानवीय कोई कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब 1 करोड़ लोग मारे गए तो कार्टियस ने एक पत्र लिखा। उसने कहा कि हमको अभी थोड़ा सा जो है छूट देनी चाहिए भारतीयों को। लेकिन बाद में खुद कार्टियस ही बदल गया, और कार्टियस ने कहा नहीं, छूट देने का इन भारतीयों को कोई फायदा नहीं होगा, ये तो कुचलने के लिए ही बने हुए हैं। तो हम पर जो टैक्स को इनको रियायत देनी थी, जो यहाँ से वसूली करते थे, लगान लेते थे, उसको थोड़ा कम करना चाहिए था या नहीं? आप कहेंगे भैया कर कम करने की बात तो छोड़िए, इन्होंने अतिरिक्त 10% कर ऐसी स्थिति में हमारे बंगाल पर थोपा, हमारे इस भारतवर्ष पर थोपा। यहाँ का जो किसान था, बिलखता हुआ किसान, रोता हुआ किसान, उसके जो भूखे बच्चे थे, जो चेचक से पीड़ित थे, जिनके पास खाने के लिए नाज नहीं था, अंग्रेजी सरकार ने उनको मरने के लिए और तड़पने के लिए छोड़ दिया, बस उनको अपने खजाने भरने थे। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, याद रखना, भयंकर जो अकाल पड़ा उसमें क्या बोला, 10% अतिरिक्त टैक्स लगाया, 10% अतिरिक्त कर टैक्स लगाया, ये इम्पोज कर दिया, इम्पोज 10% एडिशनल टैक्स और ज़्यादा, ठीक है। और साथ में जो ये भारतीय था मोहम्मद रजा खान, जिसको बंगाल में इन्होंने नायब बना रखा था या उप दीवान बना रखा था, उसने साथ ही इसको वसूलने के लिए बहुत कड़ाई से काम किए, और भारतीय लोगों पर, उन भूखे लोगों पर कौड़े बरसाए गए, और एक भय की स्थिति पैदा की गई। यही स्थिति है दोस्त, जब यहाँ पर आपका क्या बोलेंगे, रजा खान की रिपोर्ट भी आती है। अब आप समझेंगे, इन्होंने एक तो अनाज को कैप्चर कर लिया, और साथ में जो अन्य देशों में मांग थी उसके लिए जो अनाज था, कुछ थोड़ा बहुत किसानों के पास में, उसको भी जब्त करके उसको एक्सपोर्ट किया गया, उसको निर्यात किया गया। आप एक बार आपको उस स्थिति में विचार करके देखिए, और थोड़ा इमेजिन करके देखिए क्या स्थिति उस समय पर बंगाल की रही होगी, क्या स्थिति रही होगी, क्या अत्याचार उन लोगों ने सहा होगा कि एक तो हमारा अनाज स्टोर है, हम ही किसान हैं, हम ही ने पैदा किया, और हमारे लिए ही खाने को एक दाना भी नहीं। और हमेशा इस देश में किसानों के हालात ऐसे रहे हैं, आज भी आप देख सकते हैं। आपका जो आपका पूंजीपति लोग हैं, किस तरह से भारत के किसान या उनसे प्राप्त होने वाले अनाज को एक सस्ती दरों में आज भी लिया जाता है, और उससे फिर जो है बहुत महंगी महंगी चीज़ें हम ही लोगों को वापस लौटा दी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति हुई, ऐसी स्थिति में भारत में कोई नहीं जागा। आप देखिए कितनी विडंबना की बात है, कितने कमाल की बात है। इस संपूर्ण भारतवर्ष को तब भी ये नहीं हुआ कि हम एकजुट हो जाएं और हम इकट्ठे हो जाएं,
तब भी हम सब लोग जहाँ पर जो हमारे राजा थे, जो हमारा नेतृत्व करने वाले लोग थे, सभी जातियों के, वो सब लोग अपने अपने व्यवसायों में लगे हुए थे। जमींदार लोग यहाँ पर अपनी जमींदारी को बढ़ाने में, और आपका साहूकार लोग अपने ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि को बढ़ाने में लगे हुए थे। ये हालात देश के थे। तो इस देश में सन्यासियों ने देखा, सन्यासी समझते हैं आप, जो विरक्त हो चुका है, जिसका इस संसार से कोई मतलब नहीं है, जिसके लिए सुख और दुख समान स्थिति है, ऐसे सन्यासियों तक के मन में आपका, आप समझिए, गलानी का भाव पैदा हो गया, दया का भाव पैदा हो गया, और सन्यासियों ने विद्रोह किया यहाँ पर। तो सन्यासियों का विद्रोह इस अकाल के खिलाफ, इस अंग्रेजी शासन की क्रूरता का परिणाम है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो इस भयंकर अकाल का एक परिणाम क्या है? सन्यासी विद्रोह, सन्यासी रेबेलियन, लिखना है इसको, सन्यासी विद्रोह। आगे लिखेंगे, इधर लिख लो, क्या बोलेंगे? भयंकर अकाल का परिणाम था आपका सन्यासी विद्रोह, सन्यासी। और ये जो आपका सन्यासी रेबेलियन था, सन्यासी रेबेलियन था, ये किया आपका नागाओं ने, जो 10 नामी नागा थे या गिरी संप्रदाय के लोग थे। कौन लोग थे इस संप्रदाय के? एक तो 10 नामी नागा, जितने भी हमारे संत लोग थे उन्होंने शस्त्र उठा लिए, और गिरी समुदाय, इन लोगों ने आपस में सभा की, और सभा करके इन लोगों ने कहा अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा, और अंग्रेजी सरकार के हमारे खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो अंग्रेजी सरकार ने, पता है हमारे इन सन्यासियों को क्या कहा? उन्होंने कहा कि बंगाल के क्षेत्र में कुछ लुटेरे रहते हैं, जो 50 से लेकर के 1000 के समूह में रहते हैं। यानी लुटेरे खुद थे, और हमारे लोग जो विद्रोह के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उनको लुटेरे की संज्ञा इन्होंने दी है। तो क्या कहा इन्होंने कि भैया हम लोगों को विद्रोह करना पड़ेगा, और सन्यासी विद्रोह हुआ। इसी सन्यासी विद्रोह के बारे में बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक पुस्तक लिखी थी, आनंद मठ। बताएं जरा, आनंद मठ पुस्तक को किसने लिखा? बंगाली भाषा में लिखा। याद रख लेना, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का जिक्र, क्या सोर्स है इसका? इसका जिक्र आपका बंकिम चंद्र की पुस्तक आनंद मठ, जो बंगाली भाषा में उन्होंने लिखी थी। बंकिम चंद्र की पुस्तक, बंकिम चंद्र की पुस्तक आनंद मठ, हालांकि बहुत बाद में लिखी गई आनंद मठ। आनंद मठ, आनंद मठ लिखी गई थी 1882 में, प्रकाशित हुई थी, ठीक है। आनंद मठ बंगाली भाषा की पुस्तक, बंगाली भाषा की पुस्तक थी। और इसी पुस्तक से भारत में, साथी आप जानते ही हैं, हमारा राष्ट्रीय गीत भी इसी पुस्तक से लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वो भी कहाँ से लिया गया है? तो वो भी आनंद मठ पुस्तक से ही लिया गया है। तो कितने वर्षों बाद आप कहेंगे भैया ये तो आपका 112 वर्षों के बाद में इन्होंने उजागर किया इस बात को कि हमारे देश में सन्यासी विद्रोह भी एक हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह किसका कारण है? सारे लोग समझ गए। तो अंग्रेजों की जबरदस्त लूट आप समझ गए होंगे। तो क्लाइव के शासन को डाकुओं का राज्य, रॉबर स्टेट किसने कहा है? तो आप लूट समझ ही गए सारी। तो यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु लिख लेना, के एम पणिक्कर एक इतिहासकार हुए हैं। के एम पणिक्कर, के एम पणिक्कर ने, के एम पणिक्कर ने क्लाइव के शासन को, क्लाइव के शासन को, शासन को डाकुओं का राज्य कहा है। शासन को डाकुओं का राज्य। तो सही मायने में डाकुओं का राज्य था या नहीं था? आप क्या अपना मत रखते हैं? डाकुओं का राज्य यानी कि रॉबर्स स्टेट, रॉबर्स स्टेट इसको कहा। किसने कहा है? के एम पणिक्कर ने। डाकुओं का राज्य कहा है क्लाइव के शासन को, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो आप जानती हैं जबरदस्त लूट ये भारत में करते थे। जैसे इस भारतीयों को तो पता भी नहीं होता था बेचारे, बहुत मतलब किसान वर्ग, या बोलें कि भारत में शिक्षा का स्तर जो था वो भी उस समय पर, मतलब गाँव में जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ तो ना के बराबर शिक्षा थी, और लोग को पता ही नहीं होता था भारत के एक कोने में क्या चल रहा है। आज तो डिजिटल मीडिया की वजह से सब कुछ आसान है, कहीं पर कोई घटना होती है तो कम से कम उसके बारे में पता होता है, लेकिन उस समय पर तो कुछ पता ही नहीं होता था। पहले तो किताबें प्रकाशित होती थीं, और तब उनके बारे में कुछ वर्षों के बाद में तब पता चलता था, अच्छा पिछले वर्षों में ये घटनाएं हुई हैं। तो जैसे एक सिद्धांत है, अगर हम आपसे बात करें, आपने कभी पढ़ा हो ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ कितने लोगों ने पढ़ा है? ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि इसको हम बोलते हैं
ड्रेन ऑफ वेल्थ कहें आपका, या इसी को बोलते ड्रेन थ्योरी। किसने दी थी ड्रेन थ्योरी? ड्रेन थ्योरी दी है आपका दादा भाई नौरोजी ने, यानी धन का बहिर्गमन का सिद्धांत। धन का बहिर्गमन, बहिर मतलब बाहर जा रहा है वो, धन का बहिर्गमन का सिद्धांत। उसका गमन कहां पर हो रहा है? बाहर की तरफ। धन का बहिर्गमन का सिद्धांत ये दिया दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई जो कि एक पारसी समुदाय के व्यक्ति थे, और दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत को दिया अपनी पुस्तक। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी, इसका देखो, इसके एविडेंस को हम क्यों लिख रहे हैं अभी समझना। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किस वर्ष में ये प्रकाशित हुई थी? इन इंडिया। ये बहुत लेट की पुस्तक है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, तो ये पुस्तक है 1901 की। इस कब की है? 1901 की। देखिए इस पर विचार करिए। बहुत सारे इतिहासकारों ने इस बात का, इनके सिद्धांत का आपका समर्थन किया। आर सी दत्ता जी ने भी कहा, और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम के, उन्होंने कहा हाँ, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत इन्होंने ठीक लिखा है। यानी अंग्रेज यहाँ से जो पैसा लूट रहे थे। देखो आज भी देश किस बारे में जिक्र करता है? आज देश जिक्र करता है, हमारा देश लड़ रहा होता है कि आपका राणा सांगा महान थे या नहीं थे, या आपका बाबर देश में आया तो क्यों आया। आज हमारा देश इन चीज़ों पे उलझा हुआ है, और बहुत सारे उस तरह की चीज़ों को हम बात करते हैं। लेकिन इसका दूसरा पैमाना आप देखिए, भारत में अगर आपका जो मान के चलो कोई भी कट्टर शासक भारत में जो आया, जिसने यहाँ के धर्म को हानि पहुंचाई, या यूँ कहिए सनातन धर्म को जिसने हानि पहुंचाई, तो बेशक वो प्रश्न चिन्ह के लायक है, या कोई भी ऐसा शासक प्रश्न चिन्ह के लायक है। लेकिन हमारे देश में आपने एक व्यवस्था देखी होगी, लोग अक्सर कहते रहते हैं अंग्रेजों ने हमको व्यवस्थाएं दी हैं। इस बात को कितने लोगों ने सुना है? कई लोग तो कहते हैं उन्होंने हमको एजुकेशन सिस्टम दे दिया, कई लोग कहते हैं कि उन्होंने हमको रेलवे दे दी, बहुत सारे लोग कहते हैं उन्होंने हमको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दे दिया। लेकिन उसके दूसरे पक्ष और पहलू को वो भूल जाते हैं। क्या ये चीज़ें किन देशों के पास में आज नहीं है? बेशक लेट सवेर किसी के पास आई हो, लेकिन पहुंची जरूर। लेकिन आप सोचिए, उन सब व्यवस्थाओं को भी उन्होंने अपनाया अपने खुद के फायदे के लिए। और ये देश जो उस समय पर मैंने कहा कि आपका देश पूरी दुनिया की 1/4 जीडीपी, यानी कि 1/4 प्रोडक्शन हम कर रहे थे उस समय पर। 1/4 प्रोडक्शन करते थे हम, 24-25% प्रोडक्शन था। जो भारत एक रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था दुनिया में, उस रिचेस्ट कंट्री को गरीब बना दिया। और वो गरीब बनाया, ऐतिहासिक लेखों के अनुसार आपको समझना होगा कि इन्होंने अंग्रेजी शासन ने 200 वर्षों में, आप इमेजिन करिए कितना पैसा ये हमारे देश से ले गए होंगे। कोई साथी बता पाए अगर कितना पैसा लेके गए होंगे? अगर मैं आपसे बात करूं, आज तो ये पता चल गया है, सब लोग उसके समर्थक हैं। अंग्रेज इन्होंने बताया जो सिद्धांत आपका कि भैया धन का बहिर्गमन पहले आप समझिए, तब हम आपको मुख्य बिंदु पे लेके जाएंगे। यानी धन का बाहर की ओर जाना। धन कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन। ब्रिटेन जाता। यहाँ का रॉ मटेरियल कहाँ जाता था? ब्रिटेन। ब्रिटेन में रॉ मटेरियल को वो लोग प्रोसेस करते थे, उसको साथ ही आपका फिनिश्ड गुड में कंप्लीट करते थे, और वापस कहाँ भेजते थे? इंडिया को। और इंडिया में लोग क्यों खरीदते थे भैया? फिर भाई भारत से कच्चा माल गया, ब्रिटेन गया, ब्रिटेन वालों ने उसको बनाया और भारत में ही बेचा, फिर उस पर टैक्स लगाए और सस्ते में हमारे कच्चे माल को खरीद लिया। यानी दोहरा लाभ, दोनों तरफ से लाभ, खरीदा भी सस्ता और बेचा महंगा। क्यों भारतीय क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उस समय पे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी। और दुनिया में कोई भी टीचर आपको अगर औद्योगिक क्रांति के मारे वजह से ये कहे ना कि आपका ब्रिटेन या यूरोप को बहुत विचारक या वैज्ञानिक लोग मिल गए इसीलिए उन्होंने मशीनें डेवलप कर ली, आप कहना नहीं। ब्रिटेन को बहुत अधिक वैज्ञानिक लोग मिल गए, इसीलिए उन्होंने अपने यहाँ पर औद्योगिक क्रांति कर ली, इंडस्ट्रीज में रिवॉल्यूशन वो लेकर के आए। इसका मुख्य कारण है कि उनके पास में भारत से पैसा पहुंचा। आप कभी रिसर्च करेंगे साथी तो आप इस बात को जानेंगे कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का जो फर्स्ट फेज कहा जाता है, जिसको प्रथम चरण कहा जाता है, वह प्रथम चरण 1780 से 1850 तक चला। और 1780 में ही औद्योगिक क्रांति का पहला चरण अपने चरम पर पहुंचा, क्योंकि ब्रिटेन को जिस पैसे की जरूरत थी, जिस धन की जरूरत थी, वो उन्होंने हम भारतीयों के खून से चूस चूस करके अपने देश में जमा किया।
अपने यहाँ पर आप सोचिए, हमारे देश में क्या वैज्ञानिक माइंडसेट नहीं है? क्या हमारे देश का बच्चा कुछ ऐसा नहीं कर सकता? आप देखिए दुनिया में अगर नासा भी चल रहा हो, या दुनिया में जितनी भी जो बड़ी एजेंसी हैं, चाहे मेडिकल का फील्ड हो, चाहे आपका टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, चाहे कोई आईटी का फील्ड हो, चाहे मैं कहूँ कि आपका एआई का फील्ड भी हो, तो वहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा भारतीय बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, और भारतीय बुद्धिजीवी वहाँ पर शामिल हैं। आप लोग आज जानते ही होंगे कि भारतीय कहाँ नहीं है, लेकिन भारतीय यहाँ क्यों नहीं है, भारतीय वहां पर क्यों है? इसका कारण था कि हमारे देश के पास में वो रिसोर्स बचे ही नहीं, क्योंकि साथ ही किसी भी चीज के लिए चाहिए वित्त, धन, पैसा। अगर हमारे स्कूलों को देने के लिए सरकारों के पास बहुत अधिक फंड्स होते, तो क्या हमारे स्कूलों में, क्या हमारे भारतीय बच्चे प्रयोग करके आपका इस देश को और तरक्की नहीं दे रहे होते? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल दे रहे होते। क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जब अच्छी लैब होती, तो वहाँ पर जो आपका रिसर्चर्स थे, या जो हमारे यहाँ पर साथी आपका, अगर मैं कहूँ कि ऐसे ब्रिलियंट माइंड सेट हैं, क्या वो देश को एक नई दिशा नहीं दे रहे होते? हमारे देश ने तो अभावों में करके दिखाया है, बहुत कम में, बहुत कम खर्चे में चीज़ों को करके दिखाया है विज्ञान के क्षेत्र में। और जिस चीज़ को अन्य देश 10-10 गुने खर्चे में करते हैं, उसको 1/10 हिस्से में भारत करके दिखा देता है। बहुत बड़े प्रयोगों में हमने ये दिखाया है। लेकिन वो फंड्स, वो पैसा, वो धन यहाँ पर बचा नहीं। वो धन कहाँ चला गया? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में जब धन चला जाएगा, तो माइंडसेट तो अपने आप ही काम करेगा ना। यानी उन लोगों को प्रयोग के लिए पैसा है, एक्सपेरिमेंट के लिए उनके पास पैसा ही पैसा है। आज की ब्रिटेन की जीडीपी भी $3 ट्रिलियन है, $3 ट्रिलियन। लेकिन अंग्रेज हमारे यहाँ से जो पैसा लूट के लेके गए 200 वर्षों में, उसका नंबर है $45 ट्रिलियन। कितना पैसा लेके गए? नंबर लिखिए, $45 ट्रिलियन। तो मशीनें उनके यहाँ बनती थी, हमारे यहाँ बनती। वो लोग मशीनों से आपका वस्त्र बना रहे थे, और हमारे देश में चरखे से वस्त्र बन रहे थे। हमारे देश में चरखे से लोग वस्त्र बनाने को आपका मजबूर थे, जिसमें बहुत समय लगता था, और बहुत समय लगता था जिसमें साथ ही आपका खर्चा या प्रोडक्शन भी बहुत कम था। इसीलिए अंग्रेजों को वापस से बाजार बनाने में भारत में बहुत मदद हुई, और उन्होंने भारत में ज़बरदस्त बाजार बनाई और दोहरा मुनाफा कमाया। समझ पा रहे हैं? तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ आपका, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन जो हुआ आपका, यानी कि जो औद्योगिक क्रांति हुई ब्रिटेन में, उसका कारण क्या था? भारत का पैसा। अब आप सोचेंगे 1 ट्रिलियन कितना होता है? कितने साथी बता सकते हैं 1 ट्रिलियन कितना होता है? 1 ट्रिलियन बता सकते हैं? 1 ट्रिलियन होता है पैसा आपका 1 लाख करोड़। 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होती साथी। 1 लाख करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, और 1 लाख करोड़। ये तो 1 ट्रिलियन है सिर्फ। मैं कह रहा हूँ 45 ट्रिलियन। 45 ट्रिलियन। तो 45 ट्रिलियन क्या हो जाएगा? 45 ट्रिलियन। अब इसमें भी डॉलर, अब इसमें मल्टीप्लाई करो 80 का, मल्टीप्लाई कर लो इसमें लगभग 80 का, तो आपको पता चलेगा इन्होंने कितना यहां से पैसा लूटा। आपका दिमाग हैरान हो जाएगा। इस देश को प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति होगा तो अंग्रेजों से एकदम से सख्त नफरत करने लग जाएगा कि इन्होंने हमारे देश में किया तो किया क्या। और इस पैसे को सारे को ले जाकर के ब्रिटेन में लगा दिया, और भारतीयों को भूखा मरने के लिए इन्होंने। अब काहे की रेल बच जाती है, और काहे का एजुकेशन सिस्टम बच जाता है। ठीक है, वो सब चीजें उन्होंने अपने लाभ के लिए पैदा की। और ये जो चीजें है ना, ये जो धन मैं आपको बता रहा हूं कि इतना पैसा ये यहां से ले गए, इसी घटना को तो कहा जाता है इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद, पॉलिटी में भी मैंने आपको इंपीरियलिज्म की डेफिनेशन समझाई थी। साम्राज्यवाद क्या है? जब एक देश किसी दूसरे संसाधनों का प्रयोग करके खुद को बहुत मजबूत बना करके उस देश का राजनीतिक आर्थिक शोषण करे, वहां के सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर ले, और उन पर अपना वर्चस्व और अधिकार समझे, और उसका खून चूस ले, यही साम्राज्यवाद है। और इसमें ब्रिटेन सबसे आगे निकला दुनिया। बात क्लियर है? ये बात समझ में आई सारे लोगों को आपको? तो आप कहेंगे हाँ जी। अब बड़े चालाक लोग थे, दो तरफा पैसा भारत से कमाते थे। मतलब भारत की चीज़ों को सस्ती ले जा करके वापस यहाँ की चीज़ों को बेचते थे, फिर उसके ऊपर भी टैक्स लगाते थे, फिर उससे भी पैसा जनरेट करते थे। बात क्लियर है? आगे आएंगे, क्या बोलेंगे?
क्लाइव के समय पर और